स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, अदिश और सदिश राशियाँ। इस एजुकेशन वीडियो में हम स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज को समझेंगे। पहले हम देखते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशि वह क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। वह क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, उन्हें स्केलर या अदिश क्वांटिटी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, टाइम, मास एटसेट्रा। तो जैसा कि कहा, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, इनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। इसी प्रकार वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि वह क्वांटिटी होती है जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। वह क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, दिशा और मान दोनों होते हैं, उन्हें वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स आदि। तो एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, इनके पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल के ऊपर एरो का निशान लगाया जाता है। जैसे F के ऊपर एरो लगा है तो यह फोर्स के वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। W के ऊपर एरो वर्क वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। V के ऊपर एरो वेलोसिटी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो जब फोर्स के ऊपर एरो है तो यह फोर्स के वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और जब एरो नहीं है, केवल F है, तो यह फोर्स के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। अब हम देखते हैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है। स्केलर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड व डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता पड़ती है। स्केलर क्वांटिटी को सिंपल लेटर से दिखाया जाता है, जबकि वेक्टर क्वांटिटी को प्रेजेंट करने के लिए ऊपर की ओर यानी लेटर के ऊपर राइट हैंड डायरेक्शन में एरो का निशान लगाया जाता है। स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल हैं एनर्जी, पावर, एंगल, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लेंथ, डिस्टेंस आदि। जबकि वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल हैं फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, इंपल्स, वेट आदि। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को एरो के रूप में दिखाया जाता है। एरो के पास मैग्नीट्यूड व डायरेक्शन दोनों होते हैं। एरो की लेंथ मैग्नीट्यूड को दर्शाती है। लेंथ जितनी ज्यादा होगी, मैग्नीट्यूड भी उतना ज्यादा होगा। एरो का डायरेक्शन क्वांटिटी के डायरेक्शन को दिखाता है। एरो के स्टार्टिंग पॉइंट को टेल व एंड पॉइंट को हेड कहते हैं। जैसा कि आपको बताया, एरो के स्टार्टिंग पॉइंट को टेल और एंड पॉइंट को हेड कहते हैं। एरो की लेंथ जितनी बड़ी होगी, उसका मैग्नीट्यूड उतना ही बड़ा होगा। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स: नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर, इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स और कोप्लेनर वेक्टर्स। अब हम नल वेक्टर या शून्य सदिश को समझते हैं। नल वेक्टर या शून्य सदिश के पास जीरो मैग्नीट्यूड व आर्बिटरी डायरेक्शन होता है। इसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जब किसी वेक्टर में नल वेक्टर को जोड़ा जाए या घटाया जाता है तो रिजल्टेंट वेक्टर भी दिए हुए वेक्टर के समान ही होता है। किसी वेक्टर से नल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। इसी प्रकार किसी वेक्टर से नल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो होता है। यूनिट वेक्टर, मात्रक सदिश। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है उसे यूनिट वेक्टर कहते हैं। यूनिट वेक्टर दिए हुए वेक्टर का डायरेक्शन बताता है। वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को ए कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है। 3 डायमेंशनल सिस्टम में एक्स, वाई, जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर आई, जे व के से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। यह तीनों यूनिट वेक्टर्स यानी कि आई, जे और के एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां पे हम यूनिट वेक्टर देख रहे हैं और आप ये भी देख रहे हैं कि आई, जे और के ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं।
कोलिनियर वेक्टर या संरेख सदिश। कॉमन लाइन ऑफ एक्शन वाले वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर्स कहते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स दो तरह के होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स समानांतर सदिश। एक ही डायरेक्शन पर कार्य करने वाले वेक्टर्स को पैरेलल या समानांतर सदिश कहते हैं। डायग्राम में वेक्टर ए व वेक्टर बी पैरेलल वेक्टर्स हैं। पैरेलल वेक्टर्स के बीच एंगल 0 डिग्री होता है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स प्रति समानांतर सदिश। अपोजिट डायरेक्शन पर एक्ट करने वाले वेक्टर्स को एंटी पैरेलल वेक्टर्स या प्रति समानांतर सदिश कहते हैं। डायग्राम में वेक्टर ए व वेक्टर बी एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बीच एंगल 180 डिग्री होता है। परपेंडिकुलर वेक्टर्स लंब सदिश। दो वेक्टर्स के बीच एंगल 90 डिग्री, यानी कि यदि वे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो उन्हें परपेंडिकुलर वेक्टर्स कहते हैं। डायग्राम में वेक्टर ए व वेक्टर बी परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बीच एंगल 90 डिग्री होता है। इक्वल वेक्टर्स समान सदिश। दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर तब कहलाते हैं जब उनका डायरेक्शन व मैग्नीट्यूड समान होता है। डायग्राम में वेक्टर ए व वेक्टर बी इक्वल वेक्टर्स हैं। इक्वल वेक्टर्स के बीच एंगल 0 डिग्री होता है, वह यह एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। नेगेटिव वेक्टर्स ऋणात्मक सदिश। दो वेक्टर्स नेगेटिव वेक्टर तब कहलाएंगे जब उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो व डायरेक्शन अपोजिट हो। डायग्राम में वेक्टर ए व वेक्टर बी नेगेटिव वेक्टर्स हैं। को इनिशियल वेक्टर्स सह आदिम सदिश। कई वेक्टर्स को को इनिशियल वेक्टर्स तब कहा जाता है जब उनका इनिशियल पॉइंट कॉमन हो। डायग्राम में वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, वेक्टर ई, इनका इनिशियल पॉइंट पी समान है, इसलिए इनिशियल वेक्टर्स होंगे, यानी कि को इनिशियल वेक्टर्स कहलाएंगे। कोप्लेनर वेक्टर्स। कई वेक्टर्स को कोप्लेनर वेक्टर तब कहा जाता है जब वे एक ही प्लेन में हैं। जैसे कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, वेक्टर्स ए बी सी डी ई ये एक ही प्लेन एक्स वाई में है, इसलिए इन्हें कोप्लेनर वेक्टर्स कहा जाएगा। पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश। किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो वेक्टर किसी पॉइंट को इंडिकेट करता है, किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो वेक्टर किसी पॉइंट को इंडिकेट करता है उसे पोजीशन वेक्टर कहते हैं। मान लीजिए किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट पी एक्स वाई जेड को वेक्टर बी यानी कि वेक्टर आर से इंडिकेट करते हैं। किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट पी एक्स वाई जेड को वेक्टर आर से इंडिकेट करते हैं, तो वेक्टर आर का ओरिजिन पॉइंट 0 0 है, तो वेक्टर आर को पोजीशन वेक्टर कहा जाता है। और पोजीशन वेक्टर को लिखा जाता है आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। वैसे इसको इस तरह से कहेंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, पर इन जनरल हम कहते हैं आर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर एडिशन में दो वेक्टर्स को जोड़कर नया वेक्टर प्राप्त करना है, यानी कि यहां दो वेक्टर्स को जोड़ते हैं तो हमको एक नया वेक्टर मिलता है। दो वेक्टर्स को सिंपल नंबर्स की तरह नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इनके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं। कंडीशंस एप्लीकेबल फॉर एनी वेक्टर एडिशन। स्केलर व वेक्टर्स को कभी भी ऐड नहीं किया जा सकता। दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए उनका नेचर भी समान होना चाहिए। जैसे वेलोसिटी वेक्टर से वेलोसिटी वेक्टर को ही ऐड किया जा सकता है, वेलोसिटी वेक्टर से फोर्स वेक्टर को ऐड नहीं किया जा सकता। वेक्टर एडिशन के दो लॉज होते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले हम लॉ ऑफ ट्राइंगल एडिशन यानी कि ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन को समझेंगे। जब दो वेक्टर्स को
किसी ट्राइंगल की दो साइड के साथ मैग्नीट्यूड व डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया जावे तो ट्राइंगल की थर्ड साइड रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड व डायरेक्शन बताती है। आप फिर से समझें, जब दो वेक्टर्स को किसी ट्राइंगल की दो साइड के साथ मैग्नीट्यूड व डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया जावे तो ट्राइंगल की जो थर्ड साइड है उसको रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड व डायरेक्शन बताने का काम करती है। ट्राइंगल की थर्ड साइड रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड व डायरेक्शन बताती है, यानी कि r = a + b, जहां पे a और b वेक्टर हैं और r उनका रिजल्टेंट है। माना कि किसी ट्राइंगल ABC की साइड OP वेक्टर a को रिप्रेजेंट करती है और PQ वेक्टर b को रिप्रेजेंट करती है, तो इनको हम ऐड करें तो लॉ ऑफ ट्राइंगल एडिशन से जो हमको रिजल्टेंट मिलेगा वो थर्ड साइड होगी OQ। तो हम कह सकते हैं वेक्टर r = वेक्टर a प्लस वेक्टर b और इसका रिजल्टेंट होगा r = √a² + b² + टॉइस ab cos थीटा। और बीटा जो एंगल रहता है, रिजल्टेंट का एंगल रहेगा वेक्टर a से, वह रहता है बीटा = tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है थीटा एंगल कौन सा है और बीटा एंगल कौन सा है, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बीटा एंगल और थीटा एंगल को आप ध्यान से देखें। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम एडिशन। यदि दो वेक्टर्स को किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से इंडिकेट किया जावे तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर r पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा। जब दो वेक्टर्स को किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से इंडिकेट किया जावे, रिप्रेजेंट किया जावे, तो इनका रिजल्टेंट वेक्टर r पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट होगा, यानी कि r = a + b। तो एक हमारे पास पैरेललोग्राम है OPTQ। साइड OP वेक्टर A को बता रही है, साइड OQ वेक्टर B को बता रही है, राइट। तो इनका जो डायगोनल है OT, वह डायगोनल रिजल्टेंट R को इंडिकेट करेगा। तो वेक्टर R = वेक्टर A प्लस वेक्टर B और इसका मैग्नीट्यूड होगा R = √a² + b² + टॉइस ab cos थीटा। और रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा, वेक्टर A से रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा, एंगल होगा बीटा = tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। इस डायग्राम में भी आप थीटा और बीटा को ध्यान से देखें, एंगल थीटा व एंगल बीटा को ध्यान से देखें। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर A व वेक्टर B के सब्ट्रैक्शन को वेक्टर A माइनस वेक्टर B से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है कि वेक्टर A में वेक्टर माइनस B को जोड़ा जाए, तो वेक्टर A माइनस वेक्टर B को हम ले सकते हैं वेक्टर A प्लस माइनस वेक्टर B। रूल्स फॉर वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन केवल दो वेक्टर्स के बीच हो सकता है, एक वेक्टर व एक स्केलर के बीच नहीं। वेक्टर सब्ट्रैक्शन करते समय दोनों वेक्टर्स को सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए। दो वेक्टर्स A और B के सब्ट्रैक्शन को इस प्रकार हम लिख सकते हैं, इनका जो रिजल्टेंट होगा वह होगा R = वेक्टर A माइनस वेक्टर B। इसी को हम लिख सकते हैं वेक्टर A प्लस ब्रैकेट में माइनस वेक्टर B और इनका रिजल्टेंट होगा R = √a² + b² माइनस टॉइस ab cos थीटा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का वियोजन। सिंगल वेक्टर को दो या दो से अधिक वेक्टर्स में स्प्लिट करने को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स या सदिश का वियोजन कहते हैं। स्प्लिट होकर बनने वाले वेक्टर को कंपोनेंट वेक्टर कहा जाता है। किसी XY प्लेन में पॉइंट P XY का पोजीशन वेक्टर OP = R है। पॉइंट P से X एक्सिस व Y एक्सिस पर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाते हैं।
पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है। माना कि एक्स एक्सिस से यूनिट वेक्टर आई है व वाई एक्सिस से यूनिट वेक्टर जे है। माना कि वेक्टर आर दो कंपोनेंट्स में स्प्लिट होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग आर एक्स व वाई एक्सिस के अलोंग आर वाई। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अनुसार रिजल्टेंट होगा आर इजिकल टू आर एक्स प्लस आर वाई। तो रिजल्टेंट होगा वेक्टर आर इजिकल टू वेक्टर आर एक्स प्लस वेक्टर आर वाई। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा आर इजिकल टू आई आर कॉस थीटा प्लस जे आर साइन थीटा। अब हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की एप्लीकेशन को इंक्लाइंड प्लेन के केस में देखते हैं। माना कि कोई कार किसी इंक्लाइंड प्लेन में रेस्ट पोजीशन में है। कार का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, परंतु इसे रोड के पैरेलल व परपेंडिकुलर रिजॉल्व किया जा सकता है। रोड के पैरेलल वाला कंपोनेंट कार को नीचे की ओर एक्सेलरेट करता है। स्लोप के पैरेलल वेट का कंपोनेंट होगा W पैरेलल इजिकल टू W साइन थीटा और स्लोप के परपेंडिकुलर वेट का कंपोनेंट होगा W परपेंडिकुलर इजिकल टू W कॉस थीटा। अब इसका हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। किसी रोलर को खींचना या धक्का देना, पुश या पुल, इनमें से क्या आसान होता है? जब किसी प्लेन में किसी ऑब्जेक्ट को पुश किया जाता है या पुल किया जाता है तो ऑब्जेक्ट के सरफेस व प्लेन के बीच फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है। यह फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्जेक्ट के मोशन को कम करता है। ऑब्जेक्ट का वेट जितना ज्यादा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा। एक लॉन रोलर को या तो पुश किया जा सकता है या पुल किया जा सकता है। अब हम देखते हैं कि यदि किसी रोलर को पुश किया जाए तो क्या होगा। माना कि रोलर का वेट W है, वह हैंडल पर फोर्स F अप्लाई किया जाता है। माना कि पॉइंट O पर फोर्स F हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर एक्ट करता है। जब फोर्स F को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जा सकता है, अब जो फोर्स F है उसे दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। पहला कंपोनेंट F cos थीटा जो कि OB की दिशा में फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और दूसरा कंपोनेंट F sin थीटा नीचे की तरफ जो डायरेक्शन OC में लगेगा। इस कंपोनेंट के कारण रोलर का वेट बढ़ जाता है। अब रोलर का टोटल वेट होगा W प्लस आर साइन थीटा जो कि रोलर के एक्चुअल वेट से ज्यादा है व इस कारण से फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रोलर को पुश करना थोड़ा कठिन है। अब हम देखते हैं जब रोलर को खींचा जाए, पुल किया जाए तो क्या होगा। माना कि रोलर का वेट W है व हैंडल पर फोर्स F अप्लाई हो रहा है। फोर्स F पॉइंट O पर हॉरिजॉन्टल लाइन OB से थीटा एंगल बनाता है। इस फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जा सकता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F cos थीटा जिसके कारण रोलर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। वर्टिकल कंपोनेंट F sin थीटा ऊपर की तरफ डायरेक्शन OD पर एक्ट करेगा। अब रोलर का नेट वेट होगा W माइनस F sin थीटा जो कि एक्चुअल वेट से कम है। अब फ्रिक्शनल फोर्स भी कुछ कम हो जाएगा। इस कारण से रोलर को खींचने में, यानी कि इसको जब हम पुल करते हैं तो आसानी रहेगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रोलर या किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचना या पुल करना आसान है व धक्का देना या पुश करना कठिन है। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो तरह के होते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। पहले हम स्केलर या डॉट प्रोडक्ट को देखते हैं। डॉट प्रोडक्ट से मतलब है कि दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड व उनके बीच के एंगल के कोसाइन का प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड व उनके बीच के एंगल के कोसाइन के प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। इसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट प्रोडक्ट में रिजल्ट की कोई दिशा, यानी जो रिजल्टेंट होगा उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए इसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर A और वेक्टर B। इनके बीच में एंगल थीटा है,
तो इनका डॉट प्रोडक्ट होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। जब इनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस 90 जीरो होता है तो ये जीरो आएगा। यूनिट वेक्टर्स के रूप में हम रिप्रेजेंट करें तो आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू जीरो होता है। जब दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल जीरो हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस जीरो 1 होता है तो हमको मिला ए बी। यूनिट वेक्टर्स के केस में डॉट प्रोडक्ट होगा आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। डॉट प्रोडक्ट की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि क्रम विनिमय आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसी प्रकार डॉट प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वितरण नियम भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। एप्लीकेशन। डॉट प्रोडक्ट का यूज किसी प्लेन में दो पॉइंट्स के बीच लेंथ का पता लगाने के लिए किया जाता है जब उनके कोऑर्डिनेट्स पता हों। वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टर्स के बीच क्रॉस प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड व वेक्टर्स के बीच के एंगल के साइन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। दो वेक्टर्स के बीच क्रॉस प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड व उनके बीच का जो एंगल है उसके साइन के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसमें रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए व वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होता है। वेक्टर प्रोडक्ट को क्रॉस से डिनोट करते हैं। क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट में रिजल्टेंट के पास डायरेक्शन भी होता है इसलिए इसे वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। मान लीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यदि दो वेक्टर्स ए व बी के बीच में एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री हो तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट जीरो वेक्टर या नल वेक्टर होगा। राइट हैंड थंब रूल। यदि राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर तर्जनी पहले वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करती हो, मिडिल फिंगर मध्यमा वेक्टर बी के डायरेक्शन में हो, तो अंगूठा या थंब उनके क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्टेंट के डायरेक्शन की तरफ होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। यदि दो वेक्टर्स ए व बी के बीच में एंगल 90 डिग्री हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी होगा, क्योंकि साइन थीटा यानी कि साइन 90 1 होता है। यदि यूनिट वेक्टर आई जे के बीच एंगल 90 डिग्री हो तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट होगा आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। इन्हीं को उल्टा कर दें तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के था तो जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के होगा, के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई होगा और आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे होगा। यदि वेक्टर्स के बीच एंगल 0 डिग्री हो तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट जीरो वेक्टर या नल वेक्टर होगा। अतः यूनिट वेक्टर के केस में उनके बीच जो एंगल है 90 डिग्री होने पे इनका रिजल्टेंट होगा आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के इज इक्वल टू 0। एप्लीकेशन। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट को कंप्यूटेशनल ज्योमेट्री में यूज में लाया जाता है। इससे दो स्क्यू लाइंस के बीच डिस्टेंस को पता लगा सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट से यह भी पता लगाया जा सकता है कि दो वेक्टर्स कोप्लेनर हैं या नहीं है। डिफरेंस बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या अंतर होता है? डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड व उनके बीच के एंगल के कोसाइन का प्रोडक्ट है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड व उनके बीच के एंगल के साइन का प्रोडक्ट है। मैथमेटिकली डॉट प्रोडक्ट को लिखा जा सकता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा और वेक्टर प्रोडक्ट को लिखा जा सकता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। डॉट प्रोडक्ट का एंड रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट का एंड रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी है। डॉट प्रोडक्ट के रिजल्टेंट का डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट है वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता,
जबकि क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगता है। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, जबकि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 या नल वेक्टर होगा। इसी प्रकार यदि दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 या नल वेक्टर होगा। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। एडिशन के केस में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। डॉट प्रोडक्ट्स को पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस का पता लगाने में किया जाता है जब उनके कोऑर्डिनेट पता हो। वेक्टर प्रोडक्ट को दो स्क्यू लाइन के बीच डिस्टेंस पता लगाने में किया जाता है। इससे यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दो वेक्टर्स कोप्लेनर हैं या नहीं हैं। इस एजुकेशन वीडियो में हमने स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज को समझा। यदि आपके कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।